इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीपीओ के सिलेबस में दिया गया है पहला पार्ट। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये पहले चैप्टर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए जो प्रमुख तथ्य हैं उस पर जल्दी चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहला, परंपरागत पंचायती ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, यानी कि भारत में परंपरागत रूप से जो पंचायतें हैं वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल और बीच में मध्यकाल, जिसे मुस्लिम काल भी कहा जाता है, उसके बाद अंग्रेज़ों के शासन के समय कैसी व्यवस्था थी देखेंगे, यानी कि पंचायतों के इतिहास के बारे में देखेंगे। पंचायतों के इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है स्वतंत्रता के पूर्व पंचायतों की क्या स्थिति थी, एक है स्वतंत्रता के बाद। क्योंकि हम जानते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता कब दिया गया, 1957 में दिया गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। उसके पहले पंचायतों का कोई औपचारिक अस्तित्व नहीं होता था। तो यहाँ पर देखेंगे पंचायतों का जो प्राचीन काल में क्या स्वरूप था और वर्तमान में धीरे धीरे उनका विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले पंचायती राज संस्थान, इसको कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। पंचायतों का इतिहास देखेंगे, वैदिक युग में पंचायतों का क्या अस्तित्व था। तो यहाँ पर देखिए, पंचायत एक आध्यात्मिक व्यक्ति, पंचायत क्या होता था, एक उसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था और 4 अन्य व्यक्ति होते थे, यानी कुल 5 व्यक्ति होते थे और 5 व्यक्तियों को ही कहा जाता था पंचायतन। यानी कि पंचायत का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिसमें 5 व्यक्ति हों उसको पंचायत कहा जाता है। तो यही अस्तित्व बाद में उभर कर आता है पंचायतन। तो भारत में पंचायतों का जो स्वरूप है पंचायतन से प्रेरित है और पंचायत पंच शब्द से बना है। पंच का मतलब 5 होता है। देखिए, वैदिक युग में पंचायतों का जो सोर्स दिखता है, जो स्रोत दिखता है, साक्ष्य दिखता है हमको, वो ऋग्वेद में दिखता है। ऋग्वेद में इसके लिए 3 शब्द का प्रयोग किया गया था, सभा, समिति और विदथ। सभा और समिति जो है राजा की 2 पुत्रियों कहा गया है वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद यहाँ पर महाकाव्य काल में देखेंगे, महाकाव्य 2 हैं, एक रामायण महाकाव्य और दूसरा महाभारत। यानी कि पंचायत के बारे में चर्चा मिलती है रामायण में। रामायण में प्रशासन एक तो 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पर देखेंगे पूर्व को क्या कहा जाता था, जो नगर होता था ना उस समय, जो शहर वाला क्षेत्र होता था उसको पूर्व कहा जाता था, और जो ग्रामीण एरिया होता था उसको जनपद कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में स्वरूप इसका विपरीत है। वर्तमान में जो शहर वाला क्षेत्र होता है उसको जनपद कहा जाता है और पूर्व जो होता है वो अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र होता है। राज्य में जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा, यानी कि रामायण में जाति के आधार पर भी पंचायतों का स्वरूप देखने को मिलता है। अब महाभारत में देखेंगे, महाभारत के शांति पर्व में स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। अगर पूछ सकता है कि किस काव्य में पंचायतों का अस्तित्व या साक्ष्य देखने को मिलता है, तो महाभारत बताएंगे। और महाभारत के किस पर्व में, तो आप कहेंगे शांति पर्व में। ग्राम के ऊपर 100, 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ होती थी। यानी कि पहले ग्राम होता था, फिर 10 ग्राम को मिलाकर जो एक समूह बनाया गया है, 20 ग्राम को मिलाकर समूह, 100 और 1000 ग्राम को मिलाकर समूह बनाया गया है। ग्रामिक, यहाँ पर ग्रामिक कौन होता था, ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या कहा गया, ग्रामिक कहा जाता था। दशक का मतलब 10 ग्रामों का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, दशक कहलाता था।
महाकाव्य के बाद प्राचीन काल में यानी कि प्राचीन इतिहास में देखेंगे पंचायतों का क्या स्वरूप है। प्राचीन इतिहास में यहाँ पर दो भाग में बांटा गया है, एक तो मौर्य मौर्योत्तर काल और दूसरा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो मौर्य मौर्योत्तर काल में पंचायतों की क्या स्थिति रही है यहाँ हम लोग देखेंगे। वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। मौर्य मौर्योत्तर काल में जो गांव का शासन कौन चलाता था, गांव का शासन एक परिषद की सहायता से गांव का मुखिया होता था, यानी कि जो वर्तमान में ग्राम प्रधान होता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय एक मुखिया होता था जो करता था वृद्धों यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे ना, उनकी सहायता से एक परिषद का गठन होता था और उस परिषद की सहायता से ही जो मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। पूछ सकता है क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, तो हाँ आप बताएंगे हाँ मिलता है। और ये भी पूछ सकता है कि मौर्य काल में ग्राम पंचायतों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र इनकी रचना है, इनकी किताब का नाम क्या है अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायतों का। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था है जो है उसको देखेंगे। 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। जो 10 ग्राम का समूह है मौर्योत्तर और मौर्य काल में क्या कहलाता था, संग्रहण कहलाता था। समाहर्ता कौन होता था, समाहर्ता जो है संपूर्ण जनपद, एक जनपद का जो शासन होता था ना उसको क्या कहा जाता था, समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे। प्रत्येक ग्राम का अलग अलग शासक होता था जिसे ग्रामिक कहते थे, ग्रामिक कहते थे। महाभारत में भी जो ग्राम का शासन चलाने वाला उसको भी ग्रामिक कहा गया है। मौर्य और मौर्योत्तर काल में भी जो ग्राम का शासन या मुखिया होता था उसको भी क्या कहा गया, ग्रामिक कहा गया है। तो ये हो गया मौर्य मौर्योत्तर काल में पंचायत के बारे में जो जानकारी मिलती है उसकी चर्चा हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में। मौर्य काल के बाद गुप्त काल आता है और गुप्त काल के बाद का जो काल आता है उसको कहते हैं गुप्तोत्तर काल। इसमें पंचायतों की क्या स्थिति थी, क्या पंचायतों का साक्ष्य मिलता है, जानकारी मिलती है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे। एक था विषयपति, जो इसमें डीएम होता है ना, डीएम वर्तमान में जिलाधिकारी को क्या कहा जाता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। गुप्त काल में इसको विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विषयपति। ग्राम प्रधान को ग्रामिक भी कहा जाता था। मौर्य काल में भी ग्रामिक कहा गया है, महाभारत काल में भी कहा गया है और गुप्त काल में भी ग्राम प्रधान को क्या कहा गया है, ग्रामिक कहा गया है। मुखिया को ग्रामिक कहा गया। राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख जो होता था वो सर्वाध्यक्ष होता था। राज्य में जितने भी विभाग होते थे उन सबका जो हेड होता था उसको सर्वाध्यक्ष कहते थे। सर्वाध्यक्ष मतलब सभी का अध्यक्ष। पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग जिन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था कुमार मात्य कहलाते थे। पदाधिकारी यानी कि जो बड़े अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, कुमार मात्य कहा जाता था। जैसे वर्तमान में अगर आईएएस और सचिव को देखेंगे तो उस समय का कुमार मात्य होता था। अब देखिए प्राचीन भारत के बाद मध्यकाल शुरू होता है और मध्यकाल में पंचायतों की क्या स्थिति थी उस पर यहाँ हम लोग देखेंगे। मध्यकाल को दो भाग में बांटा गया है, सल्तनत काल और जो मुगल काल। मुगल काल, सल्तनत काल का जो समय है वो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है और मुगल काल 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 की क्रांति या आधुनिक काल तक कह सकते हैं, ये मुगल पीरियड होता है। सल्तनत काल में राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसे विलायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विलायत। जैसे उनका जो साम्राज्य होता था ना, सल्तनत जिसको कहा जाता था, तो सल्तनत कई छोटे छोटे उपभागों में विभाजित होता था, इनको प्रांत कहा जाता था। और प्रांत को उस समय सल्तनत में जो सुल्तान होते थे वो लोग विलायत कहते थे। ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन, अब देखो यहाँ पर ग्राम प्रशासन कैसे है।
ग्राम प्रशासन में यानी कि ग्राम में गांव पंचायत पर या पंचायत स्तर पर 3 अधिकारियों की चर्चा मिलती है। अब ये 3 अधिकारी कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक मुकद्दम होता था जो गांव का प्रशासनिक अधिकारी होता था, वो मुकद्दम, उसका नाम क्या होता था? मुकद्दम। और जो राजस्व संग्रह यानी कि जो रेवेन्यू जो है इकट्ठा करता था वो, यानी कि जो उस समय राजस्व कर इत्यादि वसूलता था, उसको पटवारी कहते थे। उस समय क्या कहते थे? पटवारी। और वर्तमान में पटवारी और लेखपाल जो है समानार्थी पद माने जाते हैं। चौधरी भी होता था ग्राम प्रधान या ग्राम स्तर पर। उस चौधरी का काम क्या होता था? वो पंचों की सहायता से जो विवाद का समाधान करता था। यहाँ पर यानी पंचों की सहायता से, यानी कि 5 लोग या 7 लोग मिलकर जो है क्या करते थे? कोई विवाद हो गया तो उसको उसके बारे में निर्णय देता था, डिसीजन। जैसे एक प्रकार का जज होता है, तो उस समय उसको क्या कहते थे? चौधरी कहा जाता था। तो 3 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुकद्दम, पटवारी, चौधरी। तो पूछ सकता है सल्तनत काल में मुकद्दम का कार्य क्या होता था? तो प्रशासन चलाना उसका कार्य। पटवारी कौन होता था? राजस्व संग्रह करने वाला पदाधिकारी होता था। मुगल काल में देखेंगे पंचायत की क्या स्थिति थी? मुगल काल के दौरान जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन को पतोन्मुखी किया है। यानी कि मुगल काल में ग्रामीण शासन पतन की ओर गया था, यानी कि इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। अब आगे देखते हैं पंचायती राज। यहाँ पर पंचायती राज का अर्थ है पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना, ताकि गांव का पुनर्निर्माण हो सके। पंचायती राज का मतलब पंचायत के द्वारा राज करना मतलब शासन करना। पंचायत मतलब कि कई लोगों के समूह के द्वारा। राधा मुकुंद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों के प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दिया है। प्रजातंत्र का देवता किसको माना है? तो राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को क्या माना है? प्रजातंत्र का देवता। पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायती भूमिका स्वीकार किया गया है। ग्रामीण समाज के विकास के लिए आर्थिक एवं प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। यानी कि आदिकाल से लेकर के वर्तमान, आदिकाल का मतलब जो है वैदिक काल, और वैदिक काल से पहले का जो काल है वो आदिकाल, वहाँ उस समय भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान स्थिति तक भी पंचायतों का उल्लेख मिलता है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिलती है। अब पंच परमेश्वर कौन होता है? तो देखिए, जो 5 गांव में 5 लोगों का जो समूह उस समय होता था, उसको पंच परमेश्वर कहा जाता था। एक प्रकार से इसको देवता माना गया है। राधा मुकुंद ने क्या माना है? पंचायतों को एक देवता सदृश माना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो पंचायतों के, यानी कि जब आज़ादी मिली उसके बाद पंचायतों के पुनर्गठन में रुचि लिया गया। इंटरेस्ट कब लिया सरकार ने, भारत ने? जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद। उससे पहले तो अंग्रेजों का शासन था। गाँव की कल्पना एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की गई है। भारत में पंचायती राज का उद्भव, अब देखते हैं भारत में पंचायती राज का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ। भारत में पंचायती राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो भारत में पंचायतों का विकास हुआ ना, उसका एक कालक्रम है, एक निश्चित कालक्रम है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ वैदिक युग है, फिर ऋग्वेद है, फिर महाकाव्य है। महाकाव्य में हो गया कौन से? 2, एक महाभारत हो गया, दूसरा रामायण हो गया।
वही जो हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वैदिक युग प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा और समिति और विदत, ये ऋग्वेद में 3 शब्द का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति और विदत। वे स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। यानी कि सभा, समिति और विदत होती थी ना, वो राजा को सलाह देने के लिए समितियां होती थी, तो राजा इनसे सलाह भी लिया करता था। अब यह महाकाव्य युग का मतलब रामायण काल और जो है महाभारत काल, इन 2 काल की बात हो रही है। महाकाव्य युग भारत के 2 महान महाकाव्य काल को इंगित करता है, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन को 2 भागों में, पुर और जनपद। पुर क्या होता था? पुर नगर होता था, और जो गांव होता था ना, उनको क्या कहा जाता था रामायण काल में? तो उनको कहा जाता था ग्राम। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी, और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा की मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। महाभारत के शांति पर्व, किस पर्व? शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनु के मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया? मौर्य काल में लिखा गया है, और मनुस्मृति में भी पंचायतों के बारे में साक्ष्य मिलता है। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्राम समूह की इकाइयाँ विद्यमान थी। ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दशम 10 ग्राम का प्रमुख होता था। वैश्य अधिपति, विषप अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष मतलब जो 100 ग्राम का अध्यक्ष होता था, उसको कहा जाता था। वे स्थानीय स्तर पर कर एकत्रित करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। ये लोग क्या करते थे? जो विश्व अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष और सब ये लोग थे, क्या करते थे ना, वो कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, और जो है गांव की रक्षा भी करते थे। अब प्राचीन काल में देखते हैं पंचायत का स्वरूप कैसा था। यहाँ देखिए कई परिवार मिलकर क्या बनते थे? ग्राम मिलते थे। जो परिवार का मुख्य होता था उसको क्या कहा जाता था? कुलप या मुखिया कहा जाता था। और कई परिवार मिलकर ग्राम बनते थे। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर 20 बनते थे। क्या बनते थे? 20। कई ग्राम मिलकर 20 बनते थे। और जो 20 होता था, यानी कि उसका जो हेड होता था, अध्यक्ष होता था, उसको विस्पति कहा जाता था। कई विस्पति मिलकर जन का निर्माण करते थे, और जो जन क्षेत्र होता था उसका मुख्य होता था जनपति होता था, और कई जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। तो ये आप श्रृंखला देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता था? परिवार के बाद होता था ग्राम के बाद 20 होता था, 20 के बाद जन होता था, और जन के बाद राष्ट्र होता था। जो परिवार का मुखिया होता था उसको कहा जाता था कुलप, और कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, जिसको कहा जाता था ग्रामीणी, उसके अध्यक्ष को या मुखिया को। और कई ग्राम मिलकर 20 का निर्माण करते थे। 20 का जो हेड होता था उसको विस्पति कहा जाता था।
और कई बीस मिलकर जन का निर्माण करते थे और कई जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे और जो राष्ट्र का मुखिया होता था वो सम्राट कहलाता था। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियाँ। वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वैदिक साहित्य में मिलता है। पूछ लेगा ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बताएंगे आप वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्राम प्रशासन जो देखने वाला अधिकारी होता था वैदिक काल में, उसको ग्रामीणी कहा जाता था। गोप कौन होता था? गोप प्राचीन भारत में गोप जो पद होता था उसका क्या कार्य होता था? वो हदबंदी का कार्य करता था। हदबंदी मतलब जैसे कोई क्षेत्र है, खेत है ना, उसको अगर मेड़बंदी करेंगे तो वही को हदबंदी कहा जाता है। ग्रामपत या महत्तर ग्राम प्रशासन देखने वाला अधिकारी होता था। उर कौन होता था? उर लोगों की एक संस्था होती थी। उर का मतलब ये होता है जो कुछ संभ्रांत लोग होते थे, जो वरिष्ठ लोग होते थे ना, उन लोगों की जो संस्था होती थी मिलकर उसको उर कहा जाता था। पटवारी तो यही है कौन? ग्राम प्रधान का सहयोगी लिखा गया है। यहाँ राजस्व का संकलन करने वाला होता, राजस्व का एकत्रण करने वाला अधिकारी होता था। मौजा किसको कहा जाता था? गांव के समूह, कई गांव मिलकर जो बनते थे उसको मौजा कहा जाता था। आज भी मौजा शब्द यूज किया जाता है गांव में। प्राचीन काल में देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक काल देखा, वैदिक काल के बाद देखा महाकाव्य काल में क्या स्थिति थी पंचायतों की। अब हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत मतलब मौर्य मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, इन सब में पंचायतों की क्या स्थिति थी। प्राचीन काल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य कब थे? तो मौर्य काल में थे। नगर को क्या कहा जाता था? पुर कहा जाता था। और इसका जो प्रमुख होता था नागरिक, नगर का जो प्रमुख होता था वो क्या होता था? नागरिक कहा जाता था। आज नागरिक कौन होता है? आज के नागरिक सिटीजन को कहा जाता है, यानी कि जो राज्य का मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है उसको नागरिक कहा जाता है। लेकिन उस समय नागरिक अलग होता था। नागरिक उस समय किसको कहा जाता? जो नगर का प्रमुख होता था उसको नागरिक कहा जाता है। अगर आज नगर के सदस्य को नागरिक कहा जाता है, नगर के प्रमुख को नहीं कहा जाता। नगर के प्रमुख को इस समय क्या कहा जाता था? मेयर कहा जाता है वर्तमान में। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। स्थानीय निकाय पर किसी भी प्रकार का राजा का हस्तक्षेप नहीं होता था। मौर्य मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता था। यानी कि वृद्ध जनों की एक परिषद होती थी, उसी की सहायता से गांव का शासन चलाया जाता था। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुआ है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल में भी यह वृद्धों की परिषद प्रचलन में थी। यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए, इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति का मतलब एक जिले का जो अधिकारी होता था, प्रमुख होता था, उसको विषयपति कहा जाता है। ग्राम प्रधान के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान को कहा जाता था ग्रामीण। प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी जो परंपराओं और रीति रिवाजों की एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ नहीं प्राप्त होता। यानी कि प्राचीन काल में पंचायत में स्त्रियों की कोई भागीदारी का साक्ष्य नहीं मिला है। ग्राम विकास के उद्भव के चरण। वैदिक जीवन, ग्रामीण सामुदायिक परिवेश, ग्रामीण मुख्य ग्राम अधिकारी। जो ग्रामीण होता था वो क्या होता था? गांव का मुख्य अधिकारी होता था।
अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मौर्य मरणोत्तर काल में ग्राम प्रधान को क्या कहा गया है? ग्रामिक कहा गया है। मनुस्मृति में भी ग्रामिक कहा गया। अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ग्रामिक कहा गया है। मध्यकाल में देखिए, प्राचीन काल हो गया, फिर मध्यकाल में 3 पदाधिकारियों का नाम याद रखना है, पटवारी, चौधरी और मुकद्दम। मुकद्दम कौन होता था? प्रशासनिक अधिकारी। पटवारी कौन होता था? राजस्व अधिकारी होता था। चौधरी न्याय से संबंधित अधिकारी होता था, जो विवाद को निपटाता था। दक्षिण भारत में आप देखिए, थोड़ा सा दक्षिण भारत में 3 शब्द आए हैं, उर, महासभा और नाडु। उर होता था सामान्य ग्रामीणों का संगठन कहलाता था, ब्राह्मणों का संगठन महासभा कहलाता था, ग्रामीण इकाई शासन का केंद्र नाडु कहलाता था। अब देख लेंगे ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतों के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या दशा थी उस समय, कुछ काम हुए हैं पंचायतों से संबंधित, तो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव। स्थानीय संस्थाएं, पंचायती राज को क्या कहा जाता है? स्थानीय संस्थाएं कहा जाता है। अब स्थानीय संस्थाएं मुख्य रूप से जो शहरी निकाय होते हैं उनको कहा जाता है, ग्राम पंचायतों को नहीं कहा जाता है। स्थानीय निकायों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत होते हैं, इनको कहा गया है। ब्रिटिश शासनकाल में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो कौन था? लॉर्ड मेयो वायसराय था भारत का। (1870) ईस्वी में स्थानीय संस्थाओं का उदय हुआ था। यानी कि स्थानीय संस्थाएं मतलब नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन सबको क्या कहा जाता है? स्थानीय संस्थाएं कहा जाता है। इनका जो सबसे पहले उद्भव हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चूँकि यह स्थानीय निकाय शहरी स्तर पर काम करते हैं, अगर ग्रामीण स्तर पर किसी प्रकार के पंचायत या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात होगी, अगर पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 1882 में लॉर्ड रिपन उस समय भारत का वायसराय था। उसी के समय ग्रामीण संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण की शुरुआत, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, ब्रिटिश शासनकाल में सबसे पहले 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में भी पंचायतों के बारे में कहीं न कहीं जानकारी मिलती है। अब ये जो स्थानीय सरकार है ना, स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था 1919 को। भारत शासन अधिनियम 1919 को ही कहा जाता मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम में स्थानीय सरकार के बारे में ये जो विषय है, स्थानीय सरकार, उस विषय के अधिकार क्षेत्र को केंद्र से राज्यों की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में या कुछ काम करने का जो अधिकार क्षेत्र है, अब तक केंद्र सरकार के पास था, संघ के पास था, अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया, प्रांतों को दे दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों की गठन का प्रावधान रखा गया है। पूछ लेगा पंचायत गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो राज्य की नीति निषेध तत्व में अनुच्छेद 40 में है। राज्य की नीति निषेध तत्व वो राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है, ये वाद योग्य नहीं होते हैं, यानी कि ये अनिवार्य नहीं होते हैं।
मध्यकाल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, यानी कि जो उनका पूरा साम्राज्य होता था ना, वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होता था। अलग अलग टुकड़ों को क्या कहा गया है? विलायत कहा गया है। ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी होते थे। कौन से? मुकद्दम, पटवारी और चौधरी। इस पर चर्चा हो चुकी है पहले। ग्रामों के स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त थी। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद। मध्यकाल में जब मुगलों का शासन था उसमें जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया था, यानी कि इनको छीड़ कर दिया था। उस समय ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन बहुत कमज़ोर हो चुका था मुगलों के समय, क्योंकि सामंतवादी प्रथा अधिक प्रभावशाली थी। मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन में स्त्रियों की कोई भागीदारी नहीं थी। जैसे आज कहा जाए ग्राम पंचायतों में अधिक स्त्रियों की जो आरक्षण किया गया है, 1/3 जो है पदों पर स्त्रियों की नियुक्ति हो सकती है। स्त्रियों का आरक्षण है निर्वाचन में, पंचायत के चुनाव में। उस समय स्त्रियों का किसी प्रकार से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब ब्रिटिश काल में देखते हैं। आरंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्त समाप्त थी, लेकिन 1870 में स्थानीय स्वशासन सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू होता है। फिर 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया है। लॉर्ड इवनसन भारत का वायसराय था। इसके बाद 1907 में एक और जो है कमीशन का गठन किया गया, इसे रॉयल कमीशन कहा जाता था। इसने भी जो इस पर चर्चा किया था। CEH हाउस ये अध्यक्ष थे, रॉयल कमीशन अध्यक्ष थे 1907 में। यह आयोग यानी कमीशन 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या दिया बताया था? इन्होंने बताया स्वायत्त संस्थाओं का विकास करना चाहिए, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जो पंचायतें हैं इन सब का क्या होना चाहिए, ये लोगों को और अधिक पावर देना चाहिए। फिर 1919 में ब्रिटिश शासनकाल में देखिए 3-4 चीज़ें हैं। पहले तो एक लॉर्ड मेयो का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत या चर्चा होती है। फिर लॉर्ड रिपन का 1882 में याद रखना है लोकतांत्रिक ढांचा का स्वरूप प्रदान किया गया है। उसके बाद रॉयल कमीशन 1909 का याद रखना है। इसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं हैं उनके विकास पर बल दिया है। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ये हुआ था कि जो स्थानीय स्वशासन है उनके बारे में शक्तियाँ प्रांतों को दे दिया गया कि भाई स्थानीय स्वशासन ये प्रांतों का विषय है, ये संघ का विषय नहीं है। तो यहाँ पर स्थानांतरण हो गया। इसके बाद तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो कि ब्रिटिश शासनकाल में हमको याद रखना चाहिए। भारत पंचायतों का उल्लेख कहाँ? ऋग्वेद, बौद्ध काल, मौर्य काल, मुगल काल, सल्तनत काल, इन सब में मिला, कहीं न कहीं साक्ष्य मिलते रहे हैं। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का पहला प्रयास अंग्रेजों ने किया था। हालांकि प्राचीन भारत में इसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन औपचारिक रूप से इनका जो संगठन या इसको संगठित नहीं किया गया था। संगठित कब किया गया? अंग्रेजों ने किया। कब किया था? तो लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डिफिन के शासनकाल में। 1909 में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया। इसके पुनर्गठन की व्यवस्था की गई। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी। जब अंग्रेज भारत आए थे तो ग्रामीणों का शासन उस समय ऐसी स्थिति थी। तो ये हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मेटकाफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। चार्ल्स मेटकाफ कौन था? ये भारत का वायसराय था। इसने भारत में जो पंचायतों का जो समय प्रशासनिक ढांचा था उसकी सराहना की, उसकी प्रशंसा की। उसको क्या कहा गया? लघु गणराज्य। गणराज्य आप जानते ही हैं गणराज्य क्या होता है।
जिसके जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है, तो उसको ही कहा जाता है गणराज्य। तो इनको लघु गणराज्य कहा गया है। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में भी जो है पंचायतों की स्थिति कमजोर हुई। रॉयल कमीशन 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को और अधिक बल प्रदान करना चाहिए, इनको और अधिक शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्वायत्तता समाप्त हो गई और कमजोर हो गई। 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ था। प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव कब हुआ था? 1870 में। 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। वर्ष 1870 में ही शहरी नगरपालिकाओं ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया। 1857 की विद्रोह से शाही वित्त पर भारी दबाव बना। शाही आयोग का गठन किया गया था 1857 की क्रांति के बाद और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक बना। यह प्रकार राजकोषीय मजबूरी थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने इन संस्थाओं को एक अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा बताया। सभी बोर्डों उस समय जो अस्तित्व में थे में निर्वाचित गए अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों से चुना गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। ये जो ऊपर की बात लिखी गई है इसी को कहा गया है मैग्ना कार्टा। 1907 में जो रॉयल कमीशन का गठन हुआ था हॉब हाउस की अध्यक्षता में इन्होंने किसकी सिफारिश किया? इन्होंने किस पर अधिक बल देने को कहा? तो केंद्रीकरण पर। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि जो स्वशासन स्थानीय स्वशासन है इनको और अधिक शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। ये किसका विचार था? तो रॉयल कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हॉब हाउस। इस कमीशन या आयोग ने ग्राम स्तर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया, यानी कि इन्होंने अच्छा काम किया था। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता था, उन्होंने क्या कहा? स्थानीय सरकार विषय के प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में दे दिया, यानी कि यहाँ पर जो अभी तक स्थानीय स्वशासन ये संघ सरकार के विषय क्षेत्र में आते थे, अब उसको स्थानांतरित कर दिया गया, वो प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में दे दिए गए। वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियम को पारित कर लिया और वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित किया। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गई, कारोबार के अधिकार को कम कर लिया गया। संविधान में पंचायतों के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी। इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं राष्ट्र संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। अब ये सब सारी बातें हो गई स्वतंत्रता के पहले की। पंचायतों की क्या स्थिति थी स्वतंत्रता के पहले, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इसमें क्या सुधार हुए, क्या परिवर्तन हुए, ये हम लोग अब देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि स्वतंत्रता काल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 1952
ये अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था, समुदाय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और उसके बाद जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में शुरू किया गया था। ये 2 योजनाएं शुरू की गई थी 1952 और 53 में। फिर इन्हीं 2 योजनाओं पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए 2 योजनाएं सफल हुई कि नहीं सफल हुई, इस पर विश्लेषण करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। उनसे पूछा गया कि भाई आप रिपोर्ट बताइए, रिपोर्ट दीजिए कि ये 2 योजनाएं जो हम लोगों ने शुरू किया था, समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, ये इन्होंने पंचायतों के क्षेत्र में क्या काम किया कि ये 2 योजनाएं अभी पंचायत स्तर पर सफल है कि नहीं सफल है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट 59 में दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। यही सब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1959 में। यहाँ पर देख लीजिए। फिर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति की यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, सिफारिशें उन्होंने दिया था। हालांकि उस समय 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसने क्या किया, अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उनसे कहा कि भारत में पंचायतों के बारे में आपकी क्या सिफारिश है, आपको क्या कहना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय, इन्होंने कहा कि 2 स्तर पर पंचायतों का गठन होना चाहिए। 2 स्तर कौन कौन से हैं, एक जो जिला परिषद और दूसरा है मंडल परिषद, 2 स्तर पर। उसके बाद कई कमेटियों का गठन हुआ है, जैसे हनुमंतराव कमेटी 1983, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1983 में इसका गठन हुआ था। PK थुंगन कमेटी 1988। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन यहाँ पर पढ़ना होगा। अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वशासन के विषय और राज्यों के बारे में बताया गया है। ये सब सारी चीज़ें, यानी कि अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति है इनकी। संविधान के अनुच्छेद 40 पंचायतों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 पंचायतों का उल्लेख किया गया। 246 के माध्यम से राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वो पंचायतों के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में नियम कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निषेध तत्व का हिस्सा है और यह नीति निषेध तत्व बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, यानी कि ये राज्यों के ऊपर बाध्य नहीं है कि इसका पालन ही पालन करे, इसलिए राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। पंचायतों का पुनर्गठन प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किया गया है। देश की आज़ादी के पहले पंचायतों का कोई अच्छे ढंग से जो है उनका गठन नहीं हो पाया था। आज़ादी के बाद ही उनका सही सही गठन किया गया। भारत में पंचायतों का पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 प्राप्त किया। तो पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश था, यूपी था। कब था इसने पारित किया था, तो 1947 में पारित किया था। अब देखिए यहीं पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो ये पारित हुआ था पंचायती राज अधिनियम, उसके बारे में विधान, उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा थी और विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन थे उत्तर प्रदेश में उस समय। तो अब यहीं पर बताया गया है कि 5 जून 1947 को विधानसभा ने इसको पारित कर दिया। फिर 16 सितंबर 1947 को दूसरा सदन है जो विधानमंडल का विधान परिषद, उसने पारित कर दिया है। फिर इसके बाद ये
कानून बनने के लिए, अधिनियम बनने के लिए किसके पास गया? गवर्नर जनरल के पास गया। यानी कि उस समय तो राष्ट्रपति थे नहीं, तो गवर्नर जनरल का शासन ही होता था। गवर्नर जनरल उस समय राष्ट्रपति के पद के योग्य के बराबर माना जाता था, समकक्ष माना जाता था। इसलिए गवर्नर जनरल के पास गया। गवर्नर जनरल ने क्या किया? उस पर कब हस्ताक्षर किया? 7 दिसंबर 1947 को। और उसके बाद यह प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लागू हो गया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। वर्तमान में भारत में पंचायती राज का स्वरूप संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 पर आधारित है। भारत में इस समय 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं, 6,000 से अधिक पंचायत समितियां हैं, 500 से अधिक जिला परिषद है, जिसमें से 34 लाख जनप्रति। ये नहीं पूछेगा, इसको नहीं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है सभी राज्यों में किस प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय है, केरल में त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। चूँकि जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1992 में, उसके बाद राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। अब राज्यों से कहा गया कि अपने अपने स्थिति के अनुरूप पंचायतों को लागू कर दीजिए। तो सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से पंचायती राज अधिनियम को लागू किया। तो किसी राज्य में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, किसी राज्यों ने 3 स्तर पर लागू किया गया, किसी राज्यों ने 4 स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। और कुछ राज्य ऐसे थे जो अनुसूचित क्षेत्रों में आते थे, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में जिन राज्यों का वर्णन है, वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था आज भी लागू नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके बारे में ब्यौरा लिखा गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको बस उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं इम्पोर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप लागू है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तर हो गया। ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। सभी राज्यों में नाम एक ही है, ग्राम पंचायत। सभी राज्यों ने हालांकि इसको अपने अपने हिसाब से लागू किया है, लेकिन नाम एक ही है, ग्राम पंचायत। 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी के अनुसार ग्राम सभा का गठन करने के लिए आबादी की संख्या सुनिश्चित करने का अधिकार है। ग्राम सभा की सदस्यता ऐच्छिक है। ग्राम सभा की सदस्यता कैसी ऐच्छिक है, यानी कि ये जो है अनिवार्य नहीं है। ग्राम सभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। ग्राम सभा का सदस्य बनना ऐच्छिक है, यानी कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, ये अनिवार्य नहीं है। अब कौन कौन से लोग सदस्य होते हैं ग्राम सभा के? ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं? जिनकी आयु 18 से प्लस हो, यानी कि जो लोग वोटर हैं मतदाता सूची में जिनका नाम हो, सब क्या ग्राम सभा के सदस्य हैं। कौन कौन नहीं होने चाहिए? कोढ़ी नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया दंड अपराधी हैं, जिसको दंड पनिशमेंट मिला हो, सजा वजा काटा हो, उसको नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है। कितनी बार? 2 बार मीटिंग होती है, इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित कमेटी कौन कौन सी समितियां हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया है? अब वही है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कमेटियां, उन्हीं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए एक नज़र यहाँ पर दौड़ाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ? 57 में हुआ था। इन्होंने क्या क्या बात कही थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, यानी कि ग्राम सभा है ना, जो उसकी स्थापना कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए।
पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से, पंचायत समिति और जो जिला परिषद है ना, उसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष से। पंचायत का गठन का मतलब चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, और जो है पंचायत समिति यानी कि जो दूसरे स्तर पर काम करता है, त्रिस्तरीय है ना, दूसरे स्तर पर है, उसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। और जो तीसरा है जिला परिषद, तीसरा क्या है, ये जिला परिषद है अथवा जिलाधिकारी होना चाहिए। इसका हेड कौन होना चाहिए, जिलाधिकारी होना चाहिए। समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में यानी कि NDC द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद कौन होता था, जो योजना आयोग या योजना को स्वीकृति प्रदान करता था, इसने क्या किया, जो है वलंतराम मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया 1958 में। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो पहला ये हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया है, दूसरा अशोक मेहता समिति सिफारिश को यहाँ पर दिया गया है। अशोक मेहता समिति, यहाँ पर अशोक मेहता समिति, उनकी क्या क्या सिफारिशें थी, तो ज़रा देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति गठन कब 1977 में क्या बातें, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश किया। इनकी रिपोर्ट 78 में आती है, 77 में गठन। अब दो स्तर कौन कौन से, एक तो जिला स्तर पर कौन सी इकाई काम करेगी, जिला परिषद, और दूसरा मंडल स्तर पर, मंडल पंचायत। देखिए इन्होंने छोटे छोटे ग्रामों को नहीं, बल्कि जिनकी आबादी 20 से 25 हज़ार गाँव है, उनको गाँव को मिलाकर इन्होंने कहा था मंडल कहा था। जैसे वलंतराम मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर काम करेगी, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और पंचायत स्तर पर। इन्होंने कहा नहीं, 2 स्तर पर, एक जिला स्तर पर होगा और दूसरा होता है कई गांव को मिलाकर, जिसको इन्होंने कहा कि जो है मंडल कहा था। 20-25 हज़ार की जनसंख्या यानी कि कई गाँव को मिलाकर। अब यहाँ पर तो उसके बाद GV.K. राव समिति है। यहाँ पर देखिए GV.K. राव समिति, ये हो गया। गठन कब हुआ है, तो 85 में हुआ है। GV.K. राव समिति क्या क्या इन्होंने कहा था, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्र राज्य विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इस समिति पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की, बस एक ही लाइन याद रख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा था, तो GV.K. राव समिति ने कहा था, बिना जड़ की घास। जिला विकास आयुक्त के सृजन, जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश किया था इन्होंने। अब अगला है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति का गठन कब 1986 में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश इन्होंने भी किया था। अशोक मेहता ने 2 स्तर की बात की थी और उसके बाद इन्होंने भी, LM सिंघवी ने भी 3 स्तर की बात की थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता, इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज हैं संस्थाएं, उसको संवैधानिक मान्यता देना चाहिए, यानी कि उनको संविधान में भी जगह देना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ग्राम समूह हेतु न्याय पंचायतों, जो वर्तमान में न्याय पंचायतें काम करती हैं, इसकी सिफारिश भी इन्होंने किया था। नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, ये 2-3 बातें हैं। नियमित चुनाव क्या है, कैसा होना चाहिए, बराबर लगातार होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि पक्षपात होना चाहिए। तो 2-3 बातें हैं। LM सिंघवी समिति, ये कब आए थे, 1986 में। LM सिंघवी ने समिति ने क्या क्या सिफारिश किया, पहला तो इन्होंने कहा त्रिस्तरीय होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि जो पंचायती राज है ना, पंचायत है, उनको कानून में, संविधान में मान्यता देनी चाहिए। अभी तक देखिए पंचायतों को कोई संवैधानिक मान्यता नहीं दिया गया था। मान्यता उनको कब दिया गया, 1992-93 में दिया गया, जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया, उसके पहले नहीं दिया गया था। तो वही इन्होंने कहा कि भाई उनको मान्यता दीजिए, आप संविधान में उनको शामिल कीजिए, इसके लिए प्रस्ताव लाइए, पास कराइए। तो ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत का भी गठन होना चाहिए।
चुनाव निष्पक्ष और लगातार नियमित होना चाहिए। तो इसीलिए तो बाद में जो है 73वें संविधान संशोधन में तय किया गया कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा जो कि पंचायत का चुनाव कराएगा। अगला है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति क्या है? इसका गठन कब? 88 में हुआ था। इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की थी। त्रिस्तरीय कौन है? एक प्रांत है, खंड है और जिला है, 3 स्तर की बात किया था इन्होंने। GVK राव समिति। GVK राव समिति पर चर्चा हो गई। देखिए कमेटियां प्रमुख रूप से क्या क्या है। सबसे पहले 1997 बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GVK राव समिति, 1986 में पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1988 में है और आपका 86 में क्या है? आपका LM सिंघवी समिति। इसको एक क्रम से याद कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए मिलान करने के लिए। वही सब बातें यहाँ पर लिखा गया है। 3 अब जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया उसको यहाँ पर अलग डिटेल में थोड़ा लिखा गया है। एक यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं, VN गाडगिल समिति। ये VN गाडगिल समिति 1988 में आई थी। इसका भी संबंध किससे है? पंचायती राज से है। इतना आप जान लीजिए कि इसका संबंध किससे है। तीनों ने कहा था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जो कि पीके थुंगन समिति ने भी कहा था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगला उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। जब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि पंचायती राज अधिनियम लाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद पहला सबसे प्रथम राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश था। उसको कहा गया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। अब इसको देखिए 5 जून 1947 को उस समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत। इसलिए इसको कहा जाता है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। विधानसभा से पास हुआ कब? 5 जून 1947 को। 7 दिसंबर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से स्वीकृति प्रदान हुआ। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 119 धाराएं हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम इसमें इम्पोर्टेंट है। कुल कितनी धाराएं? 119 धाराएं। इसकी मुख्य बातें क्या है? इसमें कहा गया ग्राम सभा की स्थापना किया जाएगा, ग्राम पंचायत की स्थापना किया जाएगा। पंचायत का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष अभी भी है। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई थी। महिलाओं का आरक्षण है ना 1/3। तो उस समय उससे पहले भी जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं लाया गया था तो उसके पहले भी उत्तर प्रदेश में लागू है महिलाओं का जो आरक्षण पंचायतों में। अब कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 अधिनियम 5 जून 1947 को संयुक्त विधानसभा से पास हुआ। 7 दिसंबर को गवर्नर जनरल का इस पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें कुल 119 धाराएं हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। पंचायती राज अधिनियम 1947 से ये ग्राम पंचायत को स्कूल अस्पतालों की नियुक्ति, रख रखाव, सुधार के लिए भुगतान किए गए किसी भी कर
या लेवी को इकट्ठा करने और राज्य सरकार सौंपे गए खातों अन्य कार्यों के लिए अधिकृत करता है। इस अधिनियम की धारा 1 में, धारा 1 है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 1 में प्रावधान है कि पूरे भारत में ये नियम लागू होगा, अधिनियम, किसी एक जिले में नहीं। इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है ग्राम सभा की स्थापना। ग्राम सभा की स्थापना देखिए, अनुच्छेद 2G ग्राम सभा को परिभाषित कर, इसका मतलब धारा 3 के तहत स्थापित एक निकाय है। एक ग्राम पंचायत के एक गांव से संबंधित निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग शामिल हैं। भारत के संविधान की धारा 243 से भी ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करती है। इसमें जिला स्तर पर पंचायत क्षेत्र के गाँव। धारा 3 में प्रावधान है, राज्य सरकार एक नाम मात्र नाम से ग्राम सभा, ग्राम या ग्राम समूह स्थापित करेगी। यानी कि धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायत होगा ना, उसका एक नाम होगा, एक विशिष्ट नाम होगा। यह धारा 3 में लिखा गया है। ग्राम सभा के क्या कार्य होंगे, ये किस धारा में लिखा गया है? धारा 11 में लिखा गया है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक जुटाना, समुदाय विकास आधारित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लाभार्थियों की पहचान करना, गांव में विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन करना। ग्राम पंचायत की स्थापना ये किसमें है? अधिनियम 2H में है। देखिए साफ नहीं आया, वही अधिनियम इसके पहले जो यहाँ पर लिखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पर 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। पंचायती राज अधिनियम 1992 के बारे में इसमें लिखा गया है। इसमें देखिए क्या क्या लिखा गया है, कुछ हम लोग जो दिख रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई है। अनुसूची 11 में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन है। कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1/3 भाग पर महिलाओं का आरक्षण है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है। पंचायती राज का संवैधानिकरण। अब इसका संवैधानिकरण का मतलब ये है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो भारत में चल रही है विभिन्न राज्यों, उत्तर प्रदेश में, और उसका संविधान से क्या संबंध है, इसका संविधान में कब जोड़ा गया, अधिनियम कब लाया गया, वो सब सारी चीज़ें हैं। उसका एक यहाँ पर प्रोसेसिंग बताया गया, कब कब प्रयास किया गया उसके बारे में। ये नहीं कि जो सबसे पहले लाया गया 1992 में 73वां संविधान लाया गया, उसके पहले भी प्रयास किया गया। हालांकि सफलता 1992 में मिली 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन उसके पहले भी प्रयास किया गया था कि संविधान में उसको किसी अधिनियम द्वारा जोड़ा जाए, संशोधन किया जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए पंचायती राज का संवैधानिकरण। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने जुलाई 1979 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रयास किया था। 73वां जो तो पास हो गया था और वही लागू किया गया, लेकिन उसके पहले 64वां संविधान संशोधन द्वारा भी यह प्रयास किया गया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दिया जाए। उस समय राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में पेश किया गया था। अगस्त 1989 में लोकसभा ने विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था।
देखिए, ये जो राजीव गांधी के द्वारा जो विधेयक लाया गया था ना, इसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था, पंचायतों को, राज्यों को नहीं, इसलिए इसका विरोध किया गया। अब फिर बाद में जब बीपी सिंह की सरकार आती 1989-90 में, तब फिर प्रयास किया गया 1990 में, लेकिन सरकार गिर जाती बीपी सिंह की। जब सरकार गिर जाती है तो विधेयक भी समाप्त हो जाता है, इसलिए फिर पास नहीं हो पाता। बीपी सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे। फिर 1991 में जब सरकार बदल जाती है, आ जाती है नरसिम्हा राव की सरकार, उसमें कांग्रेस की सरकार आती है, तब फिर इसको जो है पेश किया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, तब यह जो है पास हो जाता है। उस समय नरसिम्हा राव क्या थे, सरकार थे, प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। 24 अप्रैल 1993 को यह जो है प्रभाव में आया, नहीं कि ये लागू हो गया। आज भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो भी व्यवस्था है, इसी अधिनियम के तहत है। संविधान संशोधन 73वां संविधान 92 संसद में संवैधानिक विधेयक पारित करवाने के अनेक प्रयासों के बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 के उपबंध को मोटे तौर पर आदेशात्मक और स्वविवेकी उपबंधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब 1992 में लागू हुआ तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जो आदेशात्मक थे, यानी कि जो अनिवार्य थे, जिनको लागू करना क्या था, अनिवार्य था। और कुछ ऐसे उपबंध थे ना जो राज्यों की स्वेच्छा पर छोड़ दिए गए थे, भाई आप लागू करिए या ना करिए, ये आपकी इच्छा है। तो आदेशात्मक उपबंध देखिए, आदेशात्मक उपबंध वही है जो वर्तमान में चल रहे हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित किया जाएगा, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हो। यानी कि ग्राम सभा किनसे मिलकर बनेगी, जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो, निर्वाचक नामावली में जिनका नाम हो, उन्हीं लोगों से मिलकर क्या बनेगा, ग्राम सभा। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर जिस राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ पर पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं होगी। और इसके ऊपर 20 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या, वहाँ पर 3 स्तर पर, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर 3 स्तर पर पंचायती राज प्रणाली लागू होगी। पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र के से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे। पंचायत में जो ग्राम पंचायत में जो लोग शामिल होंगे उनका चुनाव सीधे होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा। पंचायतों के मध्यवर्ती यानी कि क्षेत्र पंचायत और शीर्ष स्तर कौन सा है, जिला परिषद, इनका चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव उसी सदस्यों में से होगा। यानी कि इनका चुनाव जनता नहीं करेगी, या प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा। सदस्यता और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 243 में प्रावधान किया गया है। यानी कि जो क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ना, उनको आरक्षण दिया जाएगा उनकी जनसंख्या के आधार पर। 73वां संविधान संशोधन में यह बात रखी गई और इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया है। सभी स्तरों मतलब तीनों स्तर पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यदि कोई पंचायत इस समयावधि से पहले किसी भी कारण से विघटित हो जाएगी, यानी कि अगर उस भंग हो जाती है पंचायत, तो 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव कराना होगा। 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव कराना होगा। अगर देखिए, अगर उनका कार्यकाल
6 माह से कम बचा है, 5 वर्ष पूरा होने में अगर उनका कार्यकाल 6 माह से कम बचा है तब उनका फिर से चुनाव नहीं होगा। अधिनियम के प्रारंभ होने की 1 वर्ष की अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन, जब ये अधिनियम प्रारंभ हो जाएगा, अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ये अधिनियम प्रारंभ होने की 1 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। इसके अनुसार अनुच्छेद 280 की धारा ख में जोड़ी गई। राज्य वित्त, जैसे केंद्र में वित्त आयोग है ना, वैसे राज्यों में क्या है? राज्य वित्त आयोग। अब इसके अलावा देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के भी गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नगर निकाय स्थानीय स्वशासन का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा जो संसद के चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, सब के सब चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अब देखिए स्वाविवेकी उपबंध, यानी कि कुछ ऐसे उपबंध किए गए थे 73वां संविधान संशोधन में जो राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिए गए थे। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। 2-3 चीज़ें हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन के बाद। विषय कितने जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। प्रत्येक स्तर, यानी कि जो 3 स्तर बताए गए हैं में निज जिम्मेदारी के स्वरूप और मात्र के आधार पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार द्वारा उगाए गए कर, शुल्क, उपकर को आवंटित करना, पथकर, राज्य के संचित निधि कोष से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि का निर्धारण करना। जैसे केंद्र में संचित कोष, ऐसे राज्यों में भी संचित कोष होता है। कॉन्सिल्यूटेड फंड होता है, वहाँ से भी वित्त का बंटवारा होता रहता है। 73वां संविधान अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। ग्राम सभा का गठन 1963 में पंचायत राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति अध्ययन दल की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया। ग्राम सभा को हर राज्य में सांविधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। ग्राम सभा को कानून में मान्यता दिया जाना चाहिए। 73वां संविधान अधिनियम बन जाने से राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे ग्राम सभा अपने पंचायती राज कानून के अभिन्न अंग बनाएं। केंद्रीय अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने के योग्य बनाया जा सके। देखिए चुनाव नियमित होना चाहिए और समय से चुनाव होना चाहिए। नियमित और सामयिक चुनाव सुनिश्चित करना। 73वां संविधान संशोधन में बताया गया कि चुनाव कैसा होना चाहिए? नियमित और समय से होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यही बताया है कि जब कार्यकाल समाप्त होने वाला पंचायतों को उसके पहले ही चुनाव करा लिया जाना चाहिए। अगर किसी कारण उसके पहले चुनाव नहीं हो पाया है तो कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। और अगर कार्यकाल 6 माह से ज़्यादा का बचा है तो अगर किसी वजह से पंचायत भंग हो जाती तो फिर से चुनाव कराया जाए। अगर कार्यकाल 6 माह से कम है तो चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, नया चुनाव कराना चाहिए। कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण करना। देखिए यहीं पर कमज़ोर वर्ग मतलब जो SC ST हैं, महिलाएं, उन सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस जो है जनसंख्या के आधार। महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो 1/3 है आरक्षण। पर्याप्त वित्तीय संसाधन, यानी कि राज्यों को, पंचायतों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराना चाहिए। जो यहाँ पंचायतों के लिए जो चुनाव होगा कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। जिला योजना समिति, पंचायत में जो योजना बनेगी, जो भी प्लानिंग बनेगी कि यहाँ विकास काम होना है, उसको स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? जिला योजना समिति।
इसके लिए जिला योजना समिति का भी गठन किया गया है। ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय स्थानिक योजना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का कार्यान्वयन। अनुरूपता विधान, बस इसको देख लेते हैं एक तरफ से। राज्य विधानसभा के लिए यह आवश्यक है कि अपने पंचायत अधिनियमों को केंद्रीय विधान के अनुरूप इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर अर्थात 24 अप्रैल 1994 तक संशोधित कर लें। देखिए, जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तो कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। आप उसमें यह कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा, यह कहा गया कि देखिए सभी राज्यों की परिस्थिति अलग अलग है, उनकी जनसंख्या अलग है, उनके सांस्कृतिक स्थितियाँ अलग हैं, ठीक है। तो ये जो सभी राज्य क्या कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से इस जो है इसको संशोधित कर सकते हैं। 1 साल के भीतर संशोधित कर लें और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें। तो वही लिखा है 1 साल के भीतर संशोधित कर लें। 25 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में नियम लागू हो गया, ठीक है। 25 में से 21 राज्यों में लागू हुआ, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी में से 6 में लागू हुआ। कहाँ कहाँ नहीं लागू हुआ? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ ये 3 जगहों पर नहीं लागू हुआ है। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि ये छठी अनुसूची के जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र इनको कहा जाता है, यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। दिल्ली में भी लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं दिल्ली में लागू? क्योंकि दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र है ही नहीं, और ग्रामीण क्षेत्र नहीं, वहाँ पर शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में क्या है, नगर निगम काम करते हैं, नगर पालिका काम करती है, वहाँ ग्राम पंचायतें तो होंगी नहीं, इसलिए संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली में ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर देखिए दिल्ली में लागू नहीं, क्योंकि दिल्ली केवल शहरी क्षेत्र शामिल है। 29 विषय लिए गए हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। अब देखिए यहाँ पर 29 विषयों को यहाँ पर लिखा गया है सारी चीज़ें। उनतीस विषय के बारे में आया। 11 अनुसूची के कितने विषय? 29 विषय। 29 विषय को यहाँ लिखा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट है देखिए, लेकिन पिक साफ नहीं है, यही तो दिक्कत है। यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा इस अनुच्छेद में, क्योंकि कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अब 16 अनुच्छेद को एक बार यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। 16 अनुच्छेद कौन कौन से इम्पोर्टेंट, राज्य वित्त आयोग किस में है, राज्य निर्वाचन आयोग किस में है, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा इसमें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर को देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को देखते हैं।